हाय गाइस, मैं हूं पटेल अविनाश, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। और जुड़ते हैं केमिस्ट्री के वीडियो के साथ। और मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कह सकते हैं आप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप 9648321555 पे संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आपको डाउट होता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम आज के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या हमने बताया आपको? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे आज हम। चलिए, हम बात करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं बेटा आवर्ती गुण। आवर्ती गुण होते क्या हैं या आवर्ती गुणों के बारे में क्या बात करते हैं? बेटा देखिए, हम आपको जो बताने वाले हैं इसको थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। हम आपको बता दें कि आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ लेंगे तो आपके फर्स्ट ईयर में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक जो भी चैप्टर हैं आसानी से समझ में आएगा। यानी कि वो आसानी से क्लियर हो जाएगा, वहां आपको याद कम करना पड़ेगा। दूसरी चीज यहां पे बात करें तो ट्वेल्थ क्लास में जो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसके जो पार्ट होते हैं, चलिए एक मिनट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पार्ट होते हैं वहां पे हमें जो चैप्टर्स पढ़ने को मिलते हैं, हमें मिलता है नाइट्रोजन परिवार, ऐसे कई चैप्टर मिलते हैं। अगर बात करें तो 6 चैप्टर को तत्वों का निष्कर्षण है, उसको छोड़ के जो आने वाले 8-9 नंबर चैप्टर तक हैं वो सारे इनऑर्गेनिक के ही चैप्टर हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में क्या है? अब पहली चीज तो हमें पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल मैंने आपको ऑलरेडी याद करा दिया है, मैंने उसका भी वीडियो दे दिया है पहले ही, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल आएगी तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आप अच्छे से समझ पाएंगे। आवर्ती गुण क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में तत्व जो होते हैं, एक ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे तत्वों से समानता रखते हैं। यानी उनके गुणों में, भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों में कहीं ना कहीं समानता रखते हैं। अब जैसे हम बात कर लें बेटा फर्स्ट ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो ये जो है एक दूसरे के गुणों से समानता रखते हैं। या हम बात करें, ये तो था ग्रुप ऊपर से नीचे आने पर, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर। या बात करें आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, तो कुछ ना कुछ गुणों में परिवर्तन होता है। या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे जाने पर उनके गुणों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। समानता तो रखते हैं लेकिन कुछ परिवर्तन होता है। उन्हीं परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? आवर्ती गुण कहते हैं। उन परिवर्तनों को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज क्या होगा, परमाणु आकार क्या होगा? ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का परमाणु आकार बड़ा होता है। हाइड्रोजन की अपेक्षा लिथियम का परमाणु आकार बड़ा होगा, लिथियम की अपेक्षा सोडियम का परमाणु आकार बड़ा होगा, सोडियम की अपेक्षा जो अगर बात करें है तो पोटेशियम का जो है परमाणु आकार बड़ा होगा। अब बाएं से दाईं ओर जाने पर आवर्त सारणी में यानी कि पीरियड में चलने पर हमें यह पता चलता है कि परमाणु आकार क्रमशः घटता है। क्यों घटता है ये सारे रीजन मैं बताऊंगा। तो
उसके साथ आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनेंशियल एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता, और आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, या इसी तरीके के हम बेसिक टॉपिक पे बात करेंगे। ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा डीपली हम फर्स्ट ईयर क्लास की जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, 11th क्लास का चैप्टर जब पढ़ाएंगे, 3rd नंबर चैप्टर नंबर 3 में ये सारी चीज़ें मिलेंगी हमको 11th के, तो जब वहाँ हम पढ़ाएंगे तब उनको और ज़्यादा अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर का कुछ नहीं आता है, और या जो 10th पास करके फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, या 9th पास करके 10th में जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है, उनको केमिस्ट्री आसानी से समझ में आए। तो बेटा केमिस्ट्री कोई बहुत कठिन नहीं है, आपके समझने पे डिपेंड करता है आप कितना इजीली उसको समझते हो, उसको कैसे देखते हो। तो यहाँ पे हम आपको आज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं। चलिए हम पहली चीज बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए हम लोग जो बेसिकली स्टडी करने वाले हैं वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, आवर्ती गुण की। तो चलिए हम देख लेते हैं आवर्ती गुण को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर कोई पूछ ले आपसे आवर्ती गुण क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या परिभाषा बताएंगे। तो चलिए मैं बताता हूं क्या आप बता सकते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों के ऊपर से नीचे आने पर, क्या हमने कहा, हमने कहा आवर्त सारणी में तत्वों के ऊपर से नीचे आने पर। दूसरी चीज क्या हो सकती है आवर्त सारणी में, ऊपर से नीचे आते हैं, और दूसरी चीज हो सकती है या बाएं से दाहिनी ओर आने पर। हमने क्या कहा, आवर्त सारणी में तत्वों के ऊपर से नीचे आने पर या बाएं से दाहिनी ओर आने पर या जाने पर, ठीक है, उन तत्वों के गुणों में, उन तत्वों के गुणों में होने वाले, हमने क्या कहा, उन तत्वों के गुणों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। गुणों में होने वाले, गुणों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। अध्ययन साफ साफ लिखते हैं, अध्ययन होता है, अध्ययन करते हैं। क्या कहलाते हैं, आवर्ती गुण कहलाते हैं। आवर्ती गुण कहलाते हैं। क्लियर हो गया। आवर्त सारणी में तत्वों के ऊपर से नीचे जाने पर, बाएं से दाहिनी ओर जाने पर उन तत्वों के गुणों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं, आवर्ती गुण कहलाते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहलाता है। तो हमने किसके बात की, किसमें आता है भैया ये चीज, तो ये आता है आवर्त सारणी में, यानी कि पीरियोडिक टेबल में। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें जो है पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। आनी चाहिए का मतलब क्या है, बेसिकली हम पहले बता चुके हैं, वीडियो भी दे चुके हैं इसके लिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमें सबसे छोटी सी एक पीरियोडिक टेबल ऐसे ड्रॉ कर लेनी चाहिए। चलिए इसको नोट कर लिया होगा आपने, अब तक समझ लिया होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटी सी पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कैसे करोगे, ये तो
आप जानते ही हैं कैसे साइड में करते हैं। देखो बेटा, बिल्कुल छोटी सी, चलिए हमने इसको रफली बना दिया 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारा एस का एरिया है, ये पी ब्लॉक का एरिया है, और ये डी का। सिर्फ रफली वर्क करेंगे इस पे, कुछ और नहीं। हमने कहा ग्रुप की बात की, तो जो ग्रुप होगा ये ऊपर से नीचे की ओर होगा। चल, हमने क्या कहा, ग्रुप। ठीक, जो ग्रुप होगा वो ऊपर से नीचे की ओर होगा, और जो पीरियड होता है, क्या पीरियड, ये आवर्त, ये ऐसे चलेगा बाएं से दाएं की ओर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पीरियडिक टेबल ड्रॉ कर ली। हमें पहले से आता है, एलिमेंट्स नहीं भरेंगे, सिर्फ बात करेंगे इसके बेस पे। तो पहला टॉपिक जो है हमारा पीरियडिक प्रॉपर्टीज में, पीरियडिसिटी में, वो है हमारा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज मतलब होता है परमाणु आकार। क्या बोलते हैं, परमाणु आकार। चलिए, हमने एटॉमिक साइज की बात की। जब हमने पढ़ा था तो हमें ये पता था कि एटॉमिक साइज जो होता है, तो परमाणु आकार को कैसे नापें। तो इसका कोई बेसिकली अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने पढ़ा परमाणु जो होता है गोल होता है, कण के समान होता है। तो गोल जब बात आती है, परमाणु गोल होता है, गोल होता मतलब सर्किल की बात आ गई। और सर्किल को नापने के लिए आपको पता होगा, सर्कल मतलब वृत्त। क्या कहते हैं बेटा इसको हिंदी में, वृत्त। वृत्त को नापने के लिए आपने क्या मेथड लगाया था। तो हम ये जानते हैं कि सर्किल को जो नापते हैं, या तो रेडियस से नापते हैं, रेडियस मतलब त्रिज्या, बोले तो त्रिज्या। ठीक, रेडियस से नापते हैं या तो फिर डायस से नापते हैं, मतलब व्यास। ठीक है, दो चीजों से नापते हो। तो बात जब आती है एटॉमिक साइज को नापने की, तो हम बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस से, एटॉमिक डायस से, एटॉमिक व्यास से हम नाप सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि एटॉमिक त्रिज्या से हम क्या नाप सकते हैं। किससे, एटॉमिक रेडियस से, मतलब परमाणु त्रिज्या। तो परमाणु त्रिज्या से जब नापने की बात आती है, तो हम परमाणु बनाते हैं। चलिए, ये परमाणु का नाभिक हो गया, इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन राउंड कर रहा है, मूव कर रहा है, घूम रहा है आराम से। ठीक है, तो क्या होता है, हम रेडियस से तो नाप लेते, लेकिन हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर, किसके, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक निश्चित स्थान पर नहीं होता है। मतलब ये कभी इधर आ जाता है मुंह करके घूमते घूमते, कभी इधर आ जाता है। अगर ये गति में ना हो तो, अगर ये गति में ना हो तो मतलब ये इसके नाभिक की ओर खींचा चलाएगा। क्यों क्यों भाई, एक पत्थर को लेते हैं, एक धागे में बांध के घुमाते हैं, जब तक उसमें एनर्जी रहती है, यानी जितनी तेज वो नाचता है, घूमता है, उतना ही वो नाभिक से क्या होता है, दूर की ओर भागता है, यानी दूर चला जाता है। तो मतलब क्या है, जब तक इलेक्ट्रॉन में एनर्जी है तब तक वो नाभिक से दूर है। तो यानी वो कभी इस पार आ जाता है तो कभी उस पार आ जाता है, मतलब थोड़ा इधर कभी थोड़ा उधर पहुंच जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित स्थान पर नहीं होता है अपने सेल में, कोश में। ठीक है,
तो निश्चित नहीं होता है, तो मतलब ये इधर उधर आता है। तो जब ये इधर उधर आएगा तो उसकी एक निश्चित त्रिज्या हमें प्राप्त नहीं होगी, और जब निश्चित त्रिज्या हमें प्राप्त नहीं होती है तो फिर हम किसी चीज की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि हम इसको नहीं कर सकते, यानी कि ये तरीका हमारा गलत होगा। तो हम जब परमाणु त्रिज्या से नहीं नाप सकते तो परमाणु आकार को नापने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए कुछ थ्योरी लिख लीजिए। परमाणु आकार, एटॉमिक साइज हेडिंग डाल के लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए। परमाणु के आकार को नापने के लिए त्रिज्या का प्रयोग किया जाता है। चलिए लिख लीजिए, परमाणु के आकार को नापने के लिए त्रिज्या का प्रयोग किया जाता है। चलिए मैंने लिख दिया है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। परमाणु के आकार को नापने के लिए त्रिज्या का प्रयोग किया जाता है। परमाणु के आकार को नापने के लिए त्रिज्या का प्रयोग किया जाता है, किंतु इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित स्थान पर ना होने के कारण साधारण त्रिज्या से परमाणु आकार नहीं मापा जा सकता। तो मतलब हमने ये जान लिया था कि इस रेडियस से हम एटॉमिक साइज को कभी भी नाप नहीं सकते, माप नहीं सकते। तो जब बात आती है हम नहीं माप सकते तो फिर आखिर माप किससे सकते हैं? तो लिखा है हमने, परमाणु का आकार मापने के लिए, मेन बात यह है आपकी, परमाणु का आकार मापने के लिए कौन सी त्रिज्या प्रयोग की जाती है? सहसंयोजक त्रिज्या का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? सहसंयोजक त्रिज्या का। तो चलिए अब हम एटॉमिक साइज को कैसे नाप सकते हैं त्रिज्या से? कौन सी त्रिज्या, कौन सी रेडियस? कोवेलेंट रेडियस। तो चलो अब जानते हैं हम कोवेलेंट रेडियस क्या होती है। चलिए इस थ्योरी को नोट करते जाइए आप रफ कॉपी पे। बेटा जो मैं करा रहा हूं यही आपकी फेयर कॉपी है, रफ उस पे जिस पे प्रैक्टिस करो अलग से वो बना लेना। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, लिखना है लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे जब मेरा वीडियो देखा करिए आप तो आप पेन कॉपी लेकर ही बैठें। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? हम कोवेलेंट रेडियस की। चलिए देखते हैं क्या होता है कोवेलेंट रेडियस। चलिए कोवेलेंट रेडियस, बेटा शॉर्टकट में ऐसे ही लिख देते हैं, कोवेलेंट रेडियस सहसंयोजक त्रिज्या। बेटा सबसे पहली बात मैं ये आपको बताऊंगा कि जो कोवेलेंट रेडियस है, सहसंयोजक त्रिज्या को हमने आपको परमाणु साइज नापने के लिए बताया है, तो ये सहसंयोजक त्रिज्या को दूसरे नाम से भी हम जानते हैं। इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक, एटॉमिक रेडियस मतलब क्या कह सकते हो? परमाणु त्रिज्या। मतलब आपको बात क्लियर हो गई होगी। कोवेलेंट रेडियस, सहसंयोजक त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो चलिए अब जब बात ये आती है, ये दोनों चीजें एक ही हैं, सहसंयोजक त्रिज्या कह लो, कोवेलेंट रेडियस कह लो या फिर एटॉमिक रेडियस कह लो, दोनों चीजें एक ही हैं। तो भाई ये होती क्या है? तो चलिए हम बात करते हैं कि दो परमाणु, बेटा दो परमाणु, छोटा थोड़ा सा बनाते हैं और सीधे बनाते हैं, यानी कि कह रहे हैं हम दो परमाणु, ठीक है, आपस में किससे जुड़े हुए हों? कोवेलेंट बॉन्ड से, कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए। ये चालू हो गया। हमने क्या कहा कि दो परमाणु आपस में या दो परमाणुओं के नाभिक, अंतरानाभिक, क्या बोल सकते हो? यहां पे इनको बोल सकते हो आप नाभिक, ठीक, अंतरानाभिक। अंतरानाभिक, ठीक। तो हम परिभाषा कैसे बना रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। हमने कहा कि दो परमाणु के अंतरानाभिक या नाभिक आपस में किससे? कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध। क्या? सहसंयोजी सहसंयोजी
क्या है? एकल बंध है, एकल बंध। बेटा बॉन्ड जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, ठीक, इसको कहते हैं डबल बॉन्ड, द्विबंध हिंदी में कहते हैं, ठीक, और इसको कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, इंग्लिश में ट्रिपल बॉन्ड और हिंदी में त्रिबंध कहते हैं। क्लियर हो गई बात हमारी? वो बाद में बात करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हम बाद में बात कर लेंगे क्या होता है, कैसे होता है। यहां फिर से जानने के लिए हमने आपको बताया, 2 परमाणु के नाभिक आपस में एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए होते हैं, तो उन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी, ये नाभिक यहां से, ये नाभिक यहां से आया, इनके जो बीच की दूरी है, इसकी ये जो दूरी है, दूरी का आधा हिस्सा क्या कहलाता है आपका? ये आधा हिस्सा आपका कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। हमने क्या कहा, फिर से एक बार बता दूं, हमने कहा आपसे कि 2 परमाणु आपस में एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं, उन अंतरा नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। ये 2 परमाणु हैं, ये परमाणु नंबर 1 और ये एटम नंबर 2, एक में हिंदी में एक में इंग्लिश में हमने लिख दिया, ठीक। दोनों परमाणु के केंद्र आपस में किससे जुड़े हुए हैं? एकल बंध से जुड़े हुए, वो भी सहसंयोजी बंध है। इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है? कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। आपको हमारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि 2, ये है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या अच्छा भाई बनेगी किस पे? तो ये समनाभिक सहसंयोजक अणु होंगे, मतलब जैसे Cl2 है, ठीक, H2 है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है इसलिए, और ये सहसंयोजक मतलब एक दूसरे से साझा कर कर बनाने वाली होती है। तो ये बाद में बात करेंगे हम। अधातु उपधातु पढ़ चुके हो आप, मेटल नॉन मेटल के बारे में मैंने चर्चा कर दी है, तो आगे जब बॉन्ड पढ़ाएंगे तब उसमें ये चीज़ें डीपली बताएंगे। अब आपको कोवेलेंट रेडियस आ गई। ये तो था परमाणु के लिए बात, समनाभिक परमाणु के लिए था, ठीक। लेकिन अब बात आती है ठोस की। तो ठोस को कैसे नापोगे उसको बता दूं, उसके पहले ये थ्योरी लिखा दूं इसकी। एक बार थ्योरी लिख लो बेटा, समझ में आ गया होगा। थ्योरी आप अपने मन से भी बना सकते हो, लेकिन लिख लो। चलिए देखिए क्या हमने लिख दिया है परिभाषा, कि जब 2 परमाणु सहसंयोजी एकल बंध से जुड़े हुए हों तो उनके केंद्र यानी नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। ये हमने फिगर बना दिया है, ऐसे आप बना लीजिए कॉपी पे, बाई 2 कर लीजिए, दूरी बाई 2, और इसे RC से प्रदर्शित करते हैं। ये स्मॉल r बनता है और C बनता है। RC मतलब हमने बताया था कोवेलेंट रेडियस, ठीक, यही बताया था कोवेलेंट रेडियस। तो यहां से रेडियस से आया R और को से आया C, तो यही आ जाता है हमारा RC, यानी कि इसे हम RC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसका फार्मूला कैसे बना? फार्मूला क्या है? सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या बराबर क्या बना? 2 नाभिकों के बीच की दूरी, भाई 2 नाभिक, ये नाभिक हो गए, इनके बीच की दूरी, 2 नाभिकों के बीच की दूरी बटे 2, यानी बाई 2 हो गया फार्मूला, बन गया फार्मूला आपका यार, इतना इजी। चलो इसके बाद देखते हैं, हमने बताया था ठोस के लिए। ठोस के लिए क्या करते हैं हम? ठोस के लिए वैन डर वाल्स रेडियस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होती है। चलिए वैन डर वाल्स रेडियस, वैन डर वाल्स त्रिज्या क्या होती है? देखिए 2 परमाणु समूह, यानी कि हम कह सकते हैं जब 2 परमाणु समूह, परमाणु समूह मतलब पहले तो परमाणु अणु में बन गया हो, या सीधे हम कह सकते हैं अणु, ठीक।
दो परमाणु समूह, चलिए ये हो गया फर्स्ट नंबर परमाणु समूह, ये हो गया सेकंड नंबर परमाणु समूह। इन दोनों परमाणु के निकटतम, इन दोनों परमाणु समूहों में परमाणु के निकटतम नाभिक, ये दोनों परमाणु आपस में निकट दिखाई दे रहे हैं, इनके नाभिक की दूरी का आधा भाग क्या कहलाएगा? वंडर वाल्स रेडियस कहलाएगा। दूरी का आधा भाग वंडर वाल्स रेडियस कहलाता है। हमने आपको क्या बताया, हम फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि जब दो परमाणु समूहों में उनके निकटतम परमाणुओं के बीच, दो परमाणु समूहों में उनके परमाणु, निकटतम परमाणु के केंद्र यानी नाभिक के बीच की दूरी का आधा भाग क्या कहलाता है? वंडर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। मैं इसको बोल के नहीं लिखाऊंगा, न लिख के दिखाऊंगा, क्योंकि उसके पहले हमने कोवेलेंट रेडियस बता दिया, उसी के बेस पे ये भी आगे आप लिख लीजिएगा कैसे लिखना है। तो हमने आपको बताया दो परमाणु समूह में निकटतम परमाणु के नाभिक की दूरी का आधा भाग या आधा हिस्सा क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या कहलाता है। चलिए अब जैसे कोवेलेंट रेडियस को हमने किससे, आर सी से प्रदर्शित किया था, कोवेलेंट को आर सी से किया था। तो अब जब ये वंडर वाल्स की बात आती है तो वंडर वाल्स में भी हम देखो भैया रेडियस से निकाल लेंगे आर, ठीक, और इधर वंडर वाल से निकाल लेंगे वी। तो यानी कि इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आरवी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गई बात? इसको आरवी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब फॉर्मूला क्या निकालोगे, फॉर्मूला कैसे बनाओगे? तो चलो फॉर्मूला क्या लिखोगे आप? वंडर वाल्स त्रिज्या बराबर, लिख लो, वंडर वाल्स त्रिज्या, ठीक, आर वी बराबर क्या लिखोगे? लिखोगे दो परमाणु समूहों में उनके निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी, दो परमाणु समूह में, दो परमाणु समूह में उनके निकटतम परमाणु नाभिक, परमाणु नाभिक, उनके निकटतम परमाणु नाभिक की दूरी, भाई दो परमाणु हैं, इनके नाभिक की बात हो रही है, तो दूरी का क्या आधा भाग बाई 2 क्या कहलाता है? वंडर वाल्स त्रिज्या कहलाता है। ये फार्मूला बन जाएगा। चलिए लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थ्योरी अपने आप कर लीजिएगा इसका। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे। चलो अच्छा ये था, तो चलो इन दोनों दो त्रिज्या हमने बताया आपको, वंडर वाल्स रेडियस और कोवेलेंट रेडियस, दोनों में से बड़ी कौन सी होती है? तो बात करें बड़ी होती है वंडर वाल्स रेडियस, नॉर्मल सी बात है। तो चलो इसको लिख लो आप, एक ब्रैकेट में छोटा सा लिख लो, आर सी आर वी, ठीक, आर चाहे ये वाला बना लो चाहे ये वाला बना लो, बट स्मॉल आर ही बनेगा क्योंकि रेडियस के लिए स्मॉल आर ही यूज करते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं हम परमाणु आकार की। चलो परमाणु आकार हमने नाप लिया, तो उसकी आवर्तिता क्या होती है? आवर्तिता क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। बात परमाणु आकार की चल रही है, तो परमाणु आकार एटॉमिक साइज में। अब बात करते हैं पीरियोडिसिटी, आवर्तिता क्या होती है परमाणु आकार की? तो आवर्तिता मतलब ऊपर से नीचे जाने पर और ये बाएं से दाएं जाने पर। तो भैया ऊपर से नीचे की ओर देखो एरो है, तो ये क्या होता है? ग्रुप में, और बाएं से दाएं जाने पर मतलब पीरियड में। अब हम ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे ग्रुप एंड या पीरियड, वर्ग या आवर्त। तो चलिए बात करते हैं इन ग्रुप,
मतलब वर्ग में। वर्ग में क्या प्रभाव पड़ता है? आकार का। इन तत्वों में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उनके गुणों में वर्ग में क्या, मतलब परमाणु आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो तत्व क्या होता है? क्लियर? तो एक लिख लिया है, फिर बाकी आगे काम करेंगे। पीरियोडिक सिटी आवर्तिता। इन ग्रुप में क्या होता है? ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर क्या लिखेंगे ग्रुप में? मतलब लिखेंगे ऊपर से नीचे आने पर, यानी आवर्त सारिणी में। किसमें बात हो रही? आवर्त सारिणी में ऊपर से नीचे आने में, ऊपर से नीचे, साफ साफ लिख दें, नीचे आने में, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने में या नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर कर लो, शब्द ज्यादा अच्छा रहेगा। पर क्या हो रहा है? परमाणु आकार बढ़ता है। क्या होता है? परमाणु आकार बढ़ता है या परमाणु का आकार बढ़ता है, कुछ भी कह सकते हो। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार, अब ज्यादा सही लगेगा आपको, परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, तो हमने कह दिया आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार बढ़ता है। तो आप कहोगे क्यों भाई, ऐसे कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? तो कारण क्या है, जान लो कारण। कारण यह है कि कोषों की संख्या बढ़ती है। कारण यह है कि क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। कारण क्या है? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। किसमें? ग्रुप में। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। कारण क्या है? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। कोष मतलब सेल। ठीक है, ऊर्जा स्तर जिनको कहते थे, ये पहला, दूसरा कोष, तीसरा कोष, तो परमाणु आकार बढ़ता है। चलिए अब हम देखते हैं कैसे कैसे कोषों की संख्या बढ़ती है। तो चलो हम इधर बात कर लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स को ले लेते हैं। ये ऊपर से नीचे आने पर है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, 4 ले लेते हैं। फिर आगे बात आप खुद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो कैसे होता है, चलिए बात करते हैं। 3 ले लो, 4 ले लो, बात एक ही है। हमने 4 ले लिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का कितना होता है 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का कितना होता है 19। आपको याद कैसे करना है ये सारा हमने बता दिया, वैसे ही करना है जैसे मैंने किया है, वैसे ही करिए आप, बहुत बेटर है। हाइड्रोजन का होता है 1, तो मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1s1 होगा, यानी बाह्य कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का, सॉरी यहाँ 3 है, 30 नहीं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिथियम का 3, लिथियम का 3 मतलब 1s2। ठीक, 1s2 कॉमा आगे क्या हो जाएगा 2s1, यानी दूसरे कोष में ये पहुंच गया लिथियम का। चलिए सोडियम का देखिए, सोडियम का हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p, कितना हो जाएगा 6 और
3s1, ये हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता होगा, नहीं आता है तो चलिए मैं बाद में बताऊंगा, वो टॉपिक मेरा बात का है। चलिए हम क्या कह रहे हैं, इन पीरियड आवर्त में क्या होता है। अभी तक तो ग्रुप में पढ़ लिया, अब आवर्त में देखते हैं क्या होता है। आवर्त में क्या होता है बेटा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्रमशः घटता है। क्या होता है, परमाणु आकार क्रमशः घटता है, यानी आकार क्या हो रहा है, घटता है। क्यों, क्योंकि भाई बात क्या है, परमाणु आकार घट रहा है तो इसका कारण क्या, परमाणु आकार घटता है तो घटने का कारण क्या है, तो कारण है आपका कोषों की संख्या समान रहती है। तो इसका कारण भी आपको पता चल गया कि कोषों की संख्या जो होती है वो समान होती है। भाई समान है तो कैसे घट रहा है, वो बात बताते हैं आपको हम। क्यों, चलो पहले ले लेते हैं। यहां हमने होगा बेरिलियम, ठीक, कार्बन, सॉरी बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक, और यहाँ पे नियॉन, ठीक, ये होता है। तो चलिए हम इसका तो नहीं लेंगे क्योंकि दो ही हैं, इसका ले लेते हैं। कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल देख लो क्या बता रहे हैं। लिथियम ले लिया हमने, बेरिलियम ले लिया, ठीक, लिथियम ले लिया, बेरिलियम ले लिया, बोरान ले लिया, कार्बन ले लिया, बस 4 ले लेते हैं, बस पर्याप्त हो जाएगा आपको समझाने के लिए। लिथियम का 3 होता है, बोरान का 5 होता है, सॉरी बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है। लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5 और कार्बन का 6। क्या एटॉमिक नंबर यार, परमाणु क्रमांक। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी में कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसका क्या होगा भैया, 1s2 2s1, यही तो था, मतलब 2 1 3, 2,1, ठीक। यहां पे बात करें तो यहां पे हो जाएगा 2,2, 1s2 2s2, 1s2 2s2, 2 2 4, यहां पे 1s2 2s2, जी नहीं, हाँ 2s2, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p1, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब इसका जब आगे जाते हैं तो 1s2 2s2 2p4, सॉरी 2, ऐड करके देख लीजिए, 1s2 2s2 2p2। तो स्ट्रक्चर बना के देखिए, कोषों की संख्या देखिए, यहां 1 2, यहां 1 2, यहां पे ये देखो 2 और 2 1 3, 2 कामा 2, यहां पे देखो ये पहला और ये दोनों एक में है कोष, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कोषों की संख्या जो है वो पूर्णतः समान है, 2 1 2 2 2 3 2 4, यानी कुल मिला के जो स्ट्रक्चर हमारा बनने वाला है उसमें 2 ही वो होंगे, कोष होंगे, सेल होंगे। इंग्लिश में बोले सेल और हिंदी में बोले तो कोष। ये लो, ये इधर 2 हो गए, क्लियर।
यहां देखो, यहां, ठीक है, दो ही ना सेल। तो अब पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे दोनों में 2 2 हैं, दोनों सेल में। यहां पे पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में 3। यहां पे पहले वाले में 2 और फिर दूसरे वाले में 4। क्लियर। अब कहते सर 2 2 कोष हैं, दोनों सभी में समान कोष है, कोषों की संख्या क्या है, समान है, कोषों की संख्या समान है। चलो, कोषों की संख्या जब समान है तो भाई दिक्कत क्या है। तो देखो, ये नाभिक जो है हमारा, ये क्या करता है, ये नाभिक जो है हमारे चारों तरफ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कोषों में, उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। करेक्ट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आएगा तो मतलब नाभिक जो है कम खींच पाएगा, बाहर के सेल को कम अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा। तो भाई जैसे इसमें देखो, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी सीधा नाभिक ही तो अट्रैक्ट कर रहा है। तो भाई बात ये है कि ये ज्यादा इस नाभिक की ओर तो नहीं खींच के आएगा, क्योंकि नाभिक जो है इस पे बल लगा रहा है। हाँ, अब ये बात आती है कि नाभिक इस पे बल लगा रहा है तो अपनी ओर खींच रहा, लेकिन इस पे भी, इलेक्ट्रॉन पे भी तो एक बाहर को बल लग रहा है, बाहर की ओर खींचा जा रहा है। तो आप ये कहोगे कि सर जब ये इधर खींच रहा है, इसको भी उतने ही बल से उधर खींच रहा है, तो फिर ये आएगा कैसे। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो नाभिक से लगने वाला इलेक्ट्रॉन पर बल होता है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर लगने वाले बल से ज्यादा होता है। तो वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को अपने केंद्र की ओर खींचता है। तो इसी तरीके से में 3 थे तो ये कम खिंचा, इसमें 4 हैं तो ये ज्यादा खिंचाएगा, ये और छोटा हो जाएगा। इसमें 5 तो ये तो और खींचेगा थोड़ा सा, इससे छोटा हो जाएगा, इसमें और हो जाएगा, ऐसे पूरा। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे बाएं से दाहिनी ओर जाते हैं, मतलब परिभाषा क्या लिखोगे, आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाहिने ओर जाने पर क्या होता है, क्रमशः परमाणु आकार घटता है। कारण हेडिंग डाल के लिखोगे, क्योंकि कोषों की संख्या समान रहती है। फिर एग्जाम्पल में ये ले लोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, स्ट्रक्चर बना के शो कर दोगे। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। परमाणु आकार क्या होता है तत्वों का, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है। तो आपको पूरी तरीके से पता चल गया परमाणु आकार के बारे में। तो आपको एटॉमिक साइज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एटॉमिक साइज समझ में आ गया पूरी अच्छी तरीके से। तो आज का हम टॉपिक यहीं से ख़त्म करेंगे और कल जो पढ़ाने वाले हैं इसी टॉपिक पे हम वो पढ़ाएंगे आपको आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी, आयनन एनर्जी, आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा क्या होती है। किसी परमाणु के बाह्य कोश से यानी आखिरी वाले कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसे आई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, डेल्टा आई एच से डिनोट कर देते हो। आप दोनों तरीके से डिनोट कर सकते हो, जिससे आए उससे कर लीजिए। तो हम कल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक बताएंगे थोड़े, उसमें क्या होता है, कैसे एक दूसरे के इफेक्टिव होते हैं। तो बहुत अच्छा कल का टॉपिक है, आप देखिएगा। अगर आयनन ऊर्जा समझ जाते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम केमिस्ट्री में आप आगे सॉल्व कर पाओगे। 12th में, फर्स्ट ईयर में या 10th क्लास में जो डाउट रहते हैं, कभी क्लियर नहीं होते आपके, वो सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। इसके लिए देखते रहें आदेश क्लासेस का हर एक वीडियो। जय हिंद, जय भारत।